आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छात्रों, जो हमारे बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका जो सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंतर्गत मैं अभी आपको पेस्ट ऑफ कॉटन के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको क्लास में जो है वो जो मेजर पेस्ट ऑफ ऑयल सीड्स यानी दलहनी फसलों में लगने वाले प्रमुख जो कीट हैं उनके बारे में आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो जो दलहनी फसलें हैं उनका जो है वो हमारे खाद्य फसलों में काफ़ी योगदान जो है वो है। तो तिलहन हमारे लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण फसल होती है। जो प्रमुख तिलहन फसलें हैं जैसे आपका सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया और आपका अलसी हो गया, तिल हो गया, ये तमाम जो आपकी ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं, मेजर जो आपकी दलहनी फसलें हैं, इन सभी में जो है वो जो प्रमुख दलहनी फसल है वो है आपका सरसों, जिसको हम मस्टर्ड कहते हैं। तो मस्टर्ड जो है वो काफ़ी मेजर क्रॉप्स में आती है आपके ऑयल सीड्स क्रॉप्स में। यानी सरसों जो है वो मुख्य दलहनी फसल के मुख्य तिलहनी फसल के अंतर्गत जो है वो आती है, जिसका काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है हमारे खाद्य वाली फसलों में। तो हम सरसों में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को जो है यहीं पर जो है वो प्रारंभ करता हूँ। कि जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपकी जो है जो मेजर पेस्ट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स यानी जो प्रमुख जो तिलहनी फसलें हैं उसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे मुख्य जो हमारी तिलहनी फसल है जो मस्टर्ड है, उसमें लगने वाले प्रमुख कीट जो है वो कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको जो है वो ये पढ़ाऊँगा। तो जो पहली हमारी मुख्य जो है वो सरसों के जो कीट हैं, सरसों की फसल में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं, सबसे पहला जो इंसेक्ट होता है वो है मस्टर्ड एफिड, जिसको क्या कहते हैं, मस्टर्ड एफिड, या फिर आपका माहू के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा जो मेजर इंसेक्ट है मस्टर्ड साफ्लाई। तो जो आपकी मस्टर्ड की साफ्लाई है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो इंसेक्ट होती है। इसके बाद जो है अगला जो इंसेक्ट है पेंटेंड बग ऑफ मस्टर्ड। तो जो पेंटेंड बग होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंसेक्ट होता है आपके जो है वो आपके सरसों की फसल के। तो ये मुख्य जो आपके पेस्ट हैं ये सरसों के आप जो है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जो है वो सबसे पहला जो मेजर पेस्ट है मस्टर्ड एफिड यानी आपका जो जिसको हम माहू कहते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मस्टर्ड एफिड के बारे में आप जो है वो पढ़ेंगे आज। आइए जो है वो मस्टर्ड एफिड के बारे में हम सबसे पहले जो है वो जानते हैं। तो जो मस्टर्ड एफिड या जो है माहू जो कीट होता है ये आपकी सरसों की जो है वो फसल का सबसे जो है वो मुख्य कीट जो है वो होता है। तो इसका जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है यानी इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे किया गया है ये मैं आपको जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है लाइपेफिस इरिस्मी, ठीक है ना, लाइपेफिस इरिस्मी। तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो जीनस और स्पीसीज को मिला के बनता है। तो इसका जो है वो जीनस और स्पीसीज क्या है, लाइपेफिस है और इरिस्मी है। और साथ जो जिन वैज्ञानिक ने इसका नॉमेनक्लेचर किया है, इसका नामांकन किया है, उसका भी नाम जो है इसके साथ जो है वो जुड़ा होता है। इसका एक साइंटिफिक और नेम होता है, जैसे होता है इसकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, साइफोकोरिन इंडोब्रेशियाई। तो ये साइफोकोरिन इंडोब्रेशियाई ये भी एक स्पीसीज होती है। तो ये अलग अलग स्पीसीज में आपके प्रभावित करते हैं। तो कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ हल्का जो है वो डार्क ग्रीन होते हैं। तो इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं जो तमाम प्रकार की जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसको मुख्य रूप से जो है वो प्रभावित करती हैं। तो क्रूसीफेरी जो फैमिली की मुख्य क्रॉप है उसको जैसे आपको जो है वो फूल गोभी हो गया, पात गोभी हो गया, आपकी जो है सरसों की फसल हो गया, मूली की फसल हो गया और तो इसमें जो है वो आपका तारा मीरा की फसल हो गया। तो इस प्रकार से कई मुख्य फसलें हैं जिसमें ये मुख्य रूप से जो है वो प्रभावित करता है। तो उसकी अलग अलग स्पीसीज हैं जो मैंने आपको अलग अलग साइंटिफिक नेम से बताया। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हेमिप्टेरा। तो हेमिप्टेरा जितने मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं जिनके जो है वो मुख्य जो है वो चूसने वाले होते हैं, मुखांग चूसने वाले जो आपके फल, पत्तियों, फूलों, फलों आदि का रस को चूसते हैं,
तो वो मोस्टली सकिंग पेस्ट जो है वो आपके हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो इसका सब ऑर्डर होता है वो होता है होमोप्टेरा। क्या होता है? होमोप्टेरा। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एफिडेई, यानी ये कौन से परिवार का होता है? एफिडेई फैमिली का होता है। इसके जो अन्य लोकल नाम हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? माऊ के नाम से जानते हैं, लाही के नाम से, तेला हो गया, चेपा हो गया, मावा, मोयला आदि के नाम से जो है हम जानते हैं। तो इसको जो अन्य नाम होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो लोकल नेम्स इसके होते हैं। हम इसको अगर फिजिकली रूप से देखेंगे तो हम इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ये आपके एडल्ट्स हैं माहू के, आपके इस प्रकार से हरे कलर के होते हैं। इनके जो है वो विंग्स इस प्रकार से होते हैं, विंग आपके जो है वो इस प्रकार से इनकी एंटीनी होती है। तो फिजिकली रूप से देख करके हम इस प्रकार से इनको जो है हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये माहू है, इस प्रकार से ये होते हैं। इसके अलावा जो है वो जो इनका क्षति एवं महत्व होता है, यानी नेचर ऑफ डैमेज जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि ये कीट जो है शिशुतः प्रौढ़ जो है वो दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। यानी इनके शिशु यानी आपके जो है वो इनके जो डैमेजिंग स्टेट होती है वो निम्फ और एडल्ट दोनों जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो माहू होते हैं यानी आपके जो है वो लाइफेपिस रिस्मी जो कीट होते हैं वो जो है उनके जो है वो शिशु एवं प्रौढ़ है, यानी आपके जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो दोनों फसल को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। और इनके जो है वो विशेष रूप से शेष सभी भागों को रस जो है चूसते हैं। तो इनके जो सकिंग आपके इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो चुभाने तथा चूसने वाले होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? चुभाने और चूसने वाले। यानी आपके जो माउथ पार्ट होते हैं इनके माउथ पार्ट होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है वो जो इनका माउथ पार्ट होता है वो होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, यानी आपका चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग होते हैं। तो ये कीट जो है वो जड़ों को छोड़ करके केवल जो रूट्स होती हैं उसको छोड़ करके शेष सभी भागों का रस जो है वो चूसते हैं। तो जो माहू कीट होता है यानी आपका एफिड जो होते हैं उनके सकिंग, पियर्सिंग एवं सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, यानी चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग होते हैं। और ये जो है वो फसलों में जो है वो केवल जड़ों को छोड़ करके बाकी जो सारे जो पार्ट होते हैं, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे वो फूल हों, चाहे वो फल हों, सारे जितने भी मुलायम भाग होते हैं उनका जो है वो रस चूसना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से ये सबसे अधिक प्रकोप जो है वो तने के मुलायम भागों और फलियों पर होता है। इनका जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वो स्टेम पे होता है, स्टेम पे। और जो इनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यानी जो फलियां होती हैं, फूल होते हैं, उस पर जो है वो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित जो है वो करते हैं। इस प्रकार से जो है ये और इसके कारण प्रकोप से जो है वो पौधों की बढ़वार जो है वो रुक जाती है। तो जब ये है जब सकिंग कर लेते हैं, प्लांट के सैप को चूस लेते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर मात्रा में जो बढ़वार होती रहती है वो जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा जो है वो ये पौधों को जो है वो पौधे क्या होते हैं इससे पीले पड़कर सूखने लगते हैं तथा कम शाखाएं लगती हैं। तो जब इनका प्रकोप काफ़ी अधिक होता है तो आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, फ्लोरल पार्ट्स जो है वो पीले पड़ने लगते हैं और पौधे क्या होते हैं और उनकी शाखाएं जो है वो कम हो जाती हैं, यानी उनके जो ब्रांचिंग डेवलपमेंट होती है, जो ब्रांच का डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल जो है वो रुक जाता है, शाखाएं छोटी रह जाती हैं। और ये कीट जो है वो एक प्रकार का हनी ड्यू स्रावित करते हैं। क्या करते हैं? हनी ड्यू को जो है वो सेक्रेट करते हैं और जिससे जो है वो काले कवल का जो है आक्रमण होता है। तो ये माहू जो होते हैं ये जो है वो मोस्टली जो है वो जो पौधों के आपकी फसलों के कोमल भाग होते हैं, जड़ों को छोड़ करके, चाहे वो तने हों, चाहे पत्तियां हों, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, उसके जो है वो रस को चूसते हैं और उसमें जो है वो मोस्टली जो आपके स्टेम होते हैं, मुलायम तने होते हैं और जो फ्लोरल पार्ट होता है और जो फलियां होती हैं उसका रस जो है वो चूसते हैं। और ये क्योंकि इनके पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं तो ये जो है वो सकिंग सैप यानी इनका जो माउथ पार्ट होता है उसमें एक प्रकार से जो है वो जैसे आपकी निडल्स होती हैं, निडल्स के आकार का इनका माउथ पार्ट होता है और इसको ये जो है चुभो देते हैं प्लांट्स के मुलायम भागों पे और उसके रस को जो है वो सिरिंज की एक तरह जो है वो सक्शन प्रेशर से जो है वो
खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वहाँ पर इंजरी हो जाती है, जहाँ का ये जिस भाग का प्लांट में सैप, जिस भाग के सैप को चूसते हैं, वहाँ पे ये एक प्रकार की इंजरी हो जाती है, घाव हो जाता है, जहाँ पर तमाम प्रकार के जो है वो फंगस का अटैक हो जाता है। इसके अलावा जो है वो ये अपने शरीर से, ये इनके बॉडी से एक प्रकार का मल निकलता है, ये मल त्याग भी करते हैं प्लांट्स के ऊपर, जिसको हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, यानी हम हिंदी में उसको मधुस्राव कहते हैं। तो जब ये मल त्याग करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो है वो इनके मल के ऊपर तमाम प्रकार के फंगस या कवक का अटैक हो जाता है, जिससे जो है वो वहाँ पर काले कलर की फफूंदी जम जाती है और वो पौधा जो है वो रोगग्रसित हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कीट की तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ तमाम प्रकार के फंगस का भी अटैक जो है इस पर हो जाता है। इसके अलावा जो है फलस्वरूप पौधों पर जगह जगह जो है वो काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो फिर क्या होता है कि पौधों में जगह जगह ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं और जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल जो है वो प्रभावित हो जाती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं और उसमें फलियों का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है दाने बिल्कुल छोटे रह जाते हैं या फिर बिल्कुल दाने जो है वो नहीं बनते हैं। जो दाने बनते हैं वो भी जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो है वो नहीं होते हैं, उसमें जो ऑयल का परसेंटेज होता है आपके क्रॉप्स में, सीड्स में, वो बिल्कुल जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वो लेस क्वालिटी का जो है आपका ऑयल सीड जो है वो सरसों की क्रॉप आपकी प्राप्त होती है और उसकी मार्केट में काफ़ी कम वैल्यू होती है। इस प्रकार से जो ग्रसित पौधा होता है उसकी फलियां कम लगती हैं, मैंने आपको बताया, साथ साथ उसमें क्या होता है तेल की मात्रा में भी जो है वो कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है इनका डैमेज ऑफ नेचर होता है। ये कीट जो मधुस्राव, जिसको हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, मधुस्राव निकालते ही वह मीठा होता है, जिससे चींटियां और मधुमक्खियां उसमें खाने के लिए आकर्षित होती हैं। तो जो इनके शरीर से मल निकलता है, जिसको हम मधुस्राव या हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, वो एक प्रकार का जो है वो मीठा होता है, उसका स्वाद जो है मीठा होता है, जिसमें मीठा होने के कारण जो है वो चींटियां उसके प्रति जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, मतलब चींटियां जो है वो, चींटियों को भोजन प्राप्त होता है उनके मधुस्राव से, तो वो जो है चींटियां उसकी ओर जो है वो आकर्षित होती हैं और फलस्वरूप जो है वो माहू को खाने वाले अन्य कीट जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो जब चींटियों का अटैक उस पर हनी ड्यू पे हो जाता है, तो जो माहू को खाने वाले अन्य जो है वो नेचुरल एनिमीज होते हैं, जैसे आपका लेडी बर्ड बीटल होता है, लेस विंग्स होते हैं, यानी अन्य कीट जो माहू खाते हैं, चींटियों के कारण जो है वो उस कीट के माहू के पास जो है वो नहीं आने पाते। तो चींटियां एक प्रकार से जो है वो माहू का प्रोटेक्शन का काम करती हैं अन्य कीटों से। तो चींटियां माहू की रक्षा करती हैं और माहू जो है वो चींटियों को भोजन प्रदान करता है, यानी उस अपने हनी ड्यू से जो है उनको भोजन भी प्राप्त होता है। तो चींटियां तथा माहू के इस प्रकार के आपस में साथ रहने का बाय उसको सहयोग या कमेंसलिज्म जो है वो कहते हैं। तो चींटियां माहू को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, और माहू जो एफिड्स होता है वो चींटियों को भोजन प्रदान करता है अपने हनी ड्यू से। तो ये जो एक प्रकार का जो दोनों का सहयोगात्मक व्यवहार होता है उसको हम जो है वो सहयोग या कमेंसलिज्म ऑफ इंसेक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा जो है वो यदि फसल देर से बोई गई होती है तथा छोटी और इस कीट का जो है संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये जो माहू होते हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी जो संख्या होती है वो बहुत तेज़ी से जो है वो प्रसारित होती है। तो ये काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या को जो है वो बढ़ाते हैं, और क्योंकि इसमें जो है वो ओवीवी पैरेटिव भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, तो इस क्रिया के कारण जो है वो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फसल को कम समय में ही जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्रभावित कर देते हैं। तो क्योंकि ये रस को चूसते हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे फसल को काफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं और काफ़ी जो है वो जल्दी जो है वो फसल को प्रभावित कर देते हैं। और एक चीज़ है, यदि फसल की बुआई देर में हुई हो, यदि देर से बोई गई फसल हो, तो उसमें जो है वो इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो जो देर में बोई गई फसल होती है उसमें लगभग 50 से 60% का जो है वो माहू के द्वारा नुकसान होना ही होना है। मतलब आप अगर लेट में फसल बोए हैं सरसों की, तो आपको जो है वो माहू से नुकसान जो है होना ही होना है, क्योंकि जो लेट में फसल बोई जाती है उसमें क्या होता है कि जब जनवरी और फरवरी
का जो महीना होता है उसमें काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट जब होता है, काफ़ी नमी युक्त वातावरण जब होता है और हल्का जो है वो हवा के साथ बरसात हो जाती है, तो उस समय माहू का प्रकोप ज़्यादा होता है। यानी वो जो कंडीशन होती है, जो नमी वाली कंडीशन होती है, वो माहू को काफ़ी जो है वो फेवरेबल होता है इन्वायरमेंट, तो उसमें माहू की संख्या काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्रसारित होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी आपका लास्ट जनवरी और फरवरी के महीने में क्या होता है, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। यानी आपका दिसंबर जनवरी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और जब उधर फरवरी का महीना होता है, फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरुआत में इनकी संख्या मार्च में बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है। यानी जब हाईली टेम्परेचर हो जाता है, कम नमी हो जाती है वातावरण में, तो इनकी संख्या बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या जो है वो बढ़ती एवं घटती रहती है। वैसे उत्तर प्रदेश के मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये नवंबर दिसंबर में जनरली दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो है मोस्टली जो डैमेजिंग टाइमिंग होती है वो दिसंबर जनवरी फरवरी जो है वो होता है। यानी दिसंबर से लेकर के फरवरी जो टाइम होता है उस समय ये काफ़ी फसल को जो है वो प्रभावित जो है वो करते हैं। तो अगर हमारी फसल टाइमली से सोइंग हुई है, यानी आपका जो है वो आपका 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर हम सोइंग कर दिए हैं, तो हम जो है वो अपनी फसल को इसके ज़्यादा जो प्रभावकारी जो समय होता है उससे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से माहू को जो है वो नियंत्रित करने के लिए, माहू की संख्या को कम करने के लिए, माहू से अपनी फसल को बचाने के लिए हमको समय से सरसों की बुआई जो है वो कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो ऐसी सब पूर्ण फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। और एक चीज़ है कि अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, तो पूरी की पूरी जो है वो फसल जो है वो नष्ट हो जाती है, मतलब 100% जो है वो नुकसान जो है वो हो जाता है। तो हम आपको जो है वो इसके जो है नेचर ऑफ डैमेज किस प्रकार से होता है ये आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये सरसों की फसल है, जैसे आप पहली इमेज में देख रहे होंगे, ये पूरे जो है आप देख रहे होंगे पूरे स्टेम और इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं और आपकी जो फलियां हैं उसमें किस प्रकार से माहू पूरी तरह से जो है आपको अटैक करके दिखा रहा होगा। इस प्रकार से माहू जो है आपको फील्ड में आप कभी इंस्पेक्शन करेंगे सरसों के फील्ड में, तो इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देंगे। और सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है जो फलियां हैं जो आपके इस प्रकार से पूरी तरह से ढकी हुई हैं माहू की फसल से। माहू के इंसेक्ट जो है वो फलियां किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं, पूरी तरह से जो है वो ढक लिए हुए हैं, इस प्रकार से फलियों को जो है वो प्रभावित करते हैं। मतलब पहले फ्लोरल पार्ट्स में लगते हैं, फ्लावर्स में अटैक होता है, और फ्लावर्स के बाद जब इसमें फलियों का निर्माण होता है तो उसमें भी ये जो है वो डैमेज करते हैं। इस प्रकार से आपको फसल दिखेगी, आप अगर फील्ड में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है वो जो सरसों की फसल है उसके फूल में इनका इस प्रकार से जो है वो प्रभाव जो है वो दिखेगा। तो ये देखिए इसमें हनी ड्यू, ये तमाम प्रकार के जो है वो ये इनका मल है जिसको हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, हनी ड्यू के नाम से। तो ये हनी ड्यू के जो है ये काले काले कलर का जो है इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। क्या होता है? फंगस का अटैक। तो ये जो आपके मधुस्राव करते हैं, मधुस्राव जिसको हनी ड्यू कहते हैं, यानी जो मल छोड़ते हैं उस पर क्या होता है, तमाम प्रकार के जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। और जब कवक का प्रकोप होता है तो इसमें जगह जगह जो है काले कलर के जो है वो धब्बे जो है वो पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है फसल को प्रभावित करते हैं। और इसको जो है वो जो आपकी चींटियाँ होती हैं, एंड्स होती हैं, उनको जो है वो भोजन का भी कार्य जो है वो करता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये जो है वो कीट के साथ साथ रोगों से भी जो है आपकी सरसों की फसल जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। और प्रभावित होने के प्रकार जो है वो इस प्रकार से फसल जो है वो दिखलाई पड़ती है। यानी जो है फसल आप फील्ड में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको प्रभावित जो है वो फसल जो है वो दिखलाई पड़ेगी, यानी माहू से प्रभावित फसल इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके लाइफ साइकिल जो होती है, इस कीट का जीवन चक्र जो है वो मैदानी तथा पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार का होता है। यानी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अलग अलग इनका जीवन चक्र जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। और मैदानी भागों में क्या होता है, मादा कीट अंडे नहीं देती है बल्कि सीधे शिशुओं को जो है वो जन्म देती है। यानी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं, जो मादा कीट होती हैं, वो एग्स को जो है अंडे नहीं देती हैं, डायरेक्ट जो है वो आपके निम्स को जन्म देती हैं।
यानी अंडे न दे करके डायरेक्ट शिशु को जो है वो जन्म जो है देती हैं। फिर वही शिशु जो है वो प्रौढ़ यानी एडल्ट में परिवर्तित जो है वो हो जाते हैं। तथा 2 ही अवस्थाएं शिशु तथा प्रौढ़ मिलती हैं, जबकि पहाड़ी भागों में जो है वो 3 अवस्थाएं जो है वो मिलती हैं। तो जो माहू होता है इसकी जो है वो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है वो इनकी 2 ही अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन सी अवस्था मिलती है? आपके निम्फ और एडल्ट यानी शिशु और प्रौढ़ मिलते हैं। तो जो आपकी मादा होती फीमेल्स होती हैं वो एक्स ना दे करके डायरेक्ट जो है उनसे निम्फ निकलते हैं, शिशु निकलते हैं, और वही शिशु जो है वो बड़े होकर के आपके एडल्ट यानी प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एग, निम्फ और एडल्ट। कौन कौन सी? आपकी अंडा, शिशु और प्रौढ़ जो है वो पाई जाती हैं। किस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग जो है वो होता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है, अगर आपकी 3 अवस्थाएं हम देखते हैं तो इनका जो जीवन चक्र होता है आपका एक्स होते हैं, ये एक्स होते हैं। इस प्रकार से जो है वो आपके 1 से 2 दिन के पश्चात जो है वो एक्स जो है वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और निम्फ से जो है वो 3 से 5 दिन के बाद जो है वो एडल्ट जो है वो दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार से आपका लाइफ एपिस रेशमी का जो है वो लाइफ साइकिल होता है। इस प्रकार से जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो आपका जो है वो ले करके आपका 5 से 10 दिनों का जो है वो होता है। यानी इनका टोटल लाइफ से जो होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये आपके जो निम्फ होते हैं वो निम्फ जो है वो देखने में बिल्कुल एडल्ट्स की तरह, प्रौढ़ की तरह ही दिखलाई पड़ते हैं। बस ये जो है वो देखने में छोटे होते हैं, विंग्स उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, और प्रौढ़ जो है वो थोड़ा बड़े होते हैं और इसमें पूल जो है वो विंग्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो आपके जो प्रौढ़ होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, वो हरे कलर के, भूरे कलर के, काले कलर के अलग अलग रंग के जो है वो प्रौढ़ जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो यानी मैदानी भागों में किस प्रकार से होते हैं? तो जो आपके मैदानी भाग में होते हैं ये कीट शुरू में जो है नवंबर-दिसंबर के महीने में सरसों के पौधे पर जो है वो देखे जाते हैं। तो मैदानी भाग जैसे हो गया आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के राज्यों में क्या होता है कि ये जो है वो शुरुआत में नवंबर से दिसंबर के महीने में जनरली आपको सरसों के पौधे पर जो है वो दिखाई जो है वो देने लगते हैं। और जो मादाएं होती हैं वो सीधे शिशुओं को जो है वो जन्म देती हैं। तो ये जो मादाएं सीधा शिशुओं को जन्म देती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ओवोविपैरिटी क्या बोलते हैं? ओवोविपैरिटी, ओवोविपैरिटी। तो जो मादाएं जो होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जो सीधे आपके निम्फ को जन्म देती हैं उसको हम ओवोविपैरिटी के नाम से जो है वो जानते हैं। तथा कीटों का ओवोविपैरस अर्थात जो अंडा तथा बच्चे जो है वो दोनों देते हैं। तो जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं उनको ओवाइविपैरस के नाम से जानते हैं, और जो आपके डायरेक्ट जो है वो निम्फ्स को जन्म देती हैं उसको ओवाइविपैरिटी जो है वो कहते हैं। ये पॉइंट्स आप जो है वो बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कंप्लीशन पर्पस से। इसके अलावा जो है वो जो पहाड़ी भाग होते हैं, पहाड़ी भागों में क्या होता है, इनके जो है जीवन चक्र में कई विभिन्न रूपताएं जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पाई जाती हैं। तो पहाड़ी जो भाग होते हैं उसमें कई भिन्नताएं पाई जाती हैं, कई प्रकार के जो है वो अलग अलग प्रकार की जो है वो रूपांतरण इसमें जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इसका मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो माहू कीट होते हैं वो अलग प्रकार के उनका जीवन चक्र होता है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के माहू होते हैं, कीट होते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो अलग प्रकार से होता है। तो इसके अलावा जो है वो जो आपके एडल्ट्स होते हैं तो प्रौढ़ जो है वो पंख युक्त तथा पंखहीन दोनों प्रकार के होते हैं। यानी आपके विंग्स एंड विंगलेस एडल्ट्स जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं, और इनका आकार जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर का जो है वो होता है, लंबा होता है, और ये कोमल रंग हल्का जो है वो सलेटी कलर के होते हैं। तो ये जो है वो आपके लगभग 1/10 सेंटीमीटर आकार के जो है वो होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो होता है हल्का जो है वो आपके जो है वो हरे कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं और स्लेटी कलर के होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के रंग में जो है वो देखे गए हैं। इसका जो सिर के ऊपरी भाग में 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, यानी आपके जो है वो 2 कंपाउंड आई जो है उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है जो इनका एब्डोमेन होता है वो 9 खंडों में बटा होता है, यानी जो इनका वक्ष एब्डोमेन जो होता है
वो जो है कितने सेगमेंट विभाजित होता है, 9 खंडों में विभाजित होता है, जिसके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। तो इनके जो एब्डोमेन्स होते हैं वो 9 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, यानी 9 खंडों में बटे होते हैं, और एब्डोमेन्स के ऊपर जो है वो मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी वैक्स ग्लैंड जो है वो मौजूद होती हैं। और ये जो वैक्स ग्लैंड होती हैं ये एक प्रकार के जो है वो हनी ड्यू का सेक्रेट करती हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी चींटियाँ इनकी तरफ से जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा जो है वो आपका अंतिम खंड के पिछले सिरे पर जो है वो एनस होती है, जिसमें मल मधु स्राव के रूप में निकलता है। तो जो इनका अंतिम खंड होता है, लास्ट सेगमेंट होता है, उसमें जो है इनका जो है वो आपके स्क्रीटरी ऑर्गन्स स्थित होते हैं, जहाँ से जो है वो हनी ड्यू सेक्रेट जो है वो होता है, और वही हनी ड्यू जो है वो चींटियों को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नियंत्रण की। तो इसका नियंत्रण जो है वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। जो सरसों की फसल होती है वो माहू के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी सरसों की फसल उगाने में और कोई इतनी दिक्कत नहीं है जितना माहू से दिक्कत है। यानी सरसों की फसल में ना ज़्यादा कोई आपको सिंचाई का प्रबंधन करना है, ना आपको पोषक तत्व का प्रबंधन करना है, ना जो है इतना ज़्यादा आपको अन्य चीज़ों का प्रबंधन करना है। सबसे ज़्यादा प्रबंधन करना है तो वो आपका इंसेक्ट का प्रबंधन करना है, क्योंकि सरसों की फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कई प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा वो प्रभावित होती है। तो सबसे जो मुख्य कीट होता है सरसों का वो है माहू। तो माहू के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसानों को हानि जो है वो सहनी पड़ती है। बहुत सारे किसान जो है वो माहू के डर से जो है वो सरसों की फसल जो है वो नहीं उगाते हैं, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसमें माहू का इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा सरसों फसल प्रभावित होता है कि पूरा जो है वो एंडेमिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी विशाल मात्रा में ये जो है फसल को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। खासकर अगर जनवरी फरवरी के महीने में जो सरसों की फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज में है, पुष्पावस्था में है, तो उस समय माहू का प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर उसी में हल्का बारिश हो गई, नमी युक्त वातावरण हो गया, बदली हो गई, बादल हो गए वातावरण में, तो और ज़्यादा जो है फसल को प्रभावित जो है वो कर देता है। इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है आपकी माहू की फसल में, आपकी सरसों की फसल में माहू की। तो हम इसके नियंत्रण की बात जो है वो करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है नियंत्रण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि नियंत्रण में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमेशा जो है सरसों की फसल की जो है वो अगेती बुआई करनी चाहिए, यानी अगेती फसल को जो है वो बोना चाहिए। जैसे इस समय आपका सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने के लास्ट तक जो है वो सरसों की बुआई प्रारंभ जो है वो कर देना चाहिए। यानी 15 सितंबर के बाद जो है वो ये लास्ट सितंबर में सरसों की बुआई जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर समय से बुआई कर देंगे तो जो हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा माहू का अटैक होता है वो होता है फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज जो है वो आपकी दिसंबर जनवरी में ना करके आपकी थोड़ा पहले आ जाएगी, तो हमारी फसल जो है उससे बच जाएगी जब इसकी मोस्ट डैमेजिंग टाइम जो है होता है। तो समय से अगर बुआई करेंगे तो आप माहू की फसल से सरसों को जो है वो बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम सरसों की शीघ्र पकने वाली जो है वो जातियों को बोना चाहिए। इसके साथ ही बुआई जल्दी कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर दिसंबर में कीटों का आक्रमण ज़्यादा होता है, पौधे काफ़ी बड़े होकर के उनके आक्रमण को सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो हमेशा जो है वो सरसों की जो फसल है वो शीघ्र पकने वाली वैरायटीज़ को जो है वो बोना चाहिए, ताकि वो समय से कट जाएं। जिस समय सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, यानी आपका दिसंबर जनवरी के महीने में, उस समय फसल की जो है वो हार्वेस्टिंग हो जाए और इस कीट से फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो प्रतिरोधी किस्में जैसे AGH4 टाइप 101 बोनी जो है चाहिए। तो जो आपकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली क्रॉप हैं, जैसे आपकी AGH तथा टाइप 1 वरुणा, विंध्या, वंदना, तमाम प्रकार की जो रिसर्च वैरायटीज़ हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली क्रॉप्स हैं, उसको हमको जो है वो सोइंग के लिए प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जिस समय फसल पर कीट का प्रकोप जो है वो हो चुका होता है, वो तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। और माहू का अगर जो है फसल में ज़्यादा प्रभाव देखते हैं, तो अगर हमको थोड़ा बहुत हमको प्रभाव अगर फसलों में कुछ कीट जो है दिखाई देना शुरू हो जाएं, तो उसी समय हमको थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। उसी समय बिल्कुल हमको जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब फसल में माहू का प्रकोप जो है वो हो रहा है।
तो हमको तमाम प्रकार के जो आपके केमिकल्स उसको केमिकल्स आपके हैं उनका प्रयोग आपको जो है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं इसको हम आपको जो है वो डस्टिंग के लिए जो है वो आपको सजेशन देंगे। जैसे आपकी मैलाथियाल 5% जो आपकी डस्ट होती है उसको लगभग 25 किलोग्राम जो है डस्ट को प्रति हेक्टेयर की दर से आपको जो है वो फसल में प्रयोग करना चाहिए। डस्टिंग हमेशा आपको सुबह के समय करना चाहिए। तो जो ओस के कण होते हैं उसमें जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक करके फसल को प्रोटेक्शन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कार्बारिल जो होती है, कार्बारिल 10% जो है डस्ट को आपको प्रयोग करना चाहिए। आपके लगभग 25 किलोग्राम जो है वो डस्ट का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके बाद फेनिटोथियान 5% जो है वो जो डस्ट होती है, धूल होती है, लगभग 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो फसल पे जो है वो आपका उसको डस्टिंग जो है वो करनी चाहिए। प्रकोप के समय निम्न दवाओं कई प्रकार की जो है वो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उसको प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में जो है वो आपके स्प्रे जो है वो करना चाहिए। तो कौन कौन सी ये इंसेक्टिसाइड है, जैसे रोगोर 30 हो गया। रोगोर 30 जो है वो लगभग 1 लीटर को है आपको पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में प्रयोग जो है वो करना चाहिए। थायोडान 35 जो है वो 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फॉर्मोथियान 25 जो है वो उसकी ये मात्रा जो है वो प्रयोग करनी चाहिए। मिथाइलिमेटॉन हो गया, मैलाथियान हो गया 2.50 लीटर और क्लोरोफायरिफॉस हो गया 20 का प्रयोग जो है वो 0.60 लीटर की मात्रा को जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कुछ नवीनतम प्रयोग द्वारा ऐसा पाया गया है यदि बुआई 1 महीने के बाद 3% कार्बोफ्यूरॉन को 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में पौधों की जड़ों के पास मिलाई जाए तो जो है इनका 100% सुरक्षा जो है प्रदान होती है। यानी 3% कार्बोफ्यूरॉन को जो है वो कि 15 किलोग्राम मात्रा अगर प्रति हेक्टेयर दे जो है फसल की बुआई के समय जो है वो जड़ों के पास हम जो है वो आपके मिट्टी में भूमि के पौधों की जड़ों के पास अगर मिलाई जाए तो इस कृषि से जो है वो 100% सुरक्षा जो है वो प्राप्त हो सकती है। ये जो है वो नया रिसर्च जो है वो किया गया है। कई प्रकार के प्राकृतिक शत्रु हैं जो नेचुरल इनमीज हैं आपके जो है वो भी आपके माहो की फसल से जो है वो है माहो से फसल की प्रोडक्शन जो है वो प्रदान करते हैं। तो जो आपके नेचुरल इनमीज हैं कुछ प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे आपके पास जो है वो लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनेला सेपेंटोटा। ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का जो है वो आपका पैरासाइट्स इनसे प्रेडिएटर्स है। प्रेडिएटर्स क्या होते हैं, प्रेडिएटर्स ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कुछ छोटे कीट को अपना भोजन जो है बनाते हैं, यानी उनका शिकार करके जो है वो भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपका लेडी बर्ड बीटल हो गया, ये जो इंसेक्ट है आपका जिसको हम कॉक्सिनेला सेपेंटोटा बोलते हैं, ये जो है वो जो आपके माहू होते हैं, माहू के जो निम्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, इनको अपना भोजन जो है वो इनका शिकार करके इनको किल कर देते हैं और इनकी संख्या को कम कर देते हैं और अपने आप को जो है भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रकार के प्रेडिएटर इंसेक्ट होते हैं, यानी आपके शिकारी कीट कहे जाते हैं। ये जो है वो माहू का शिकार करके जो है उनको भक्षण कर लेते हैं और फसल में उनकी संख्या को जो है वो नियंत्रित करते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या को जो है वो कृत्रिम रूप से लैब में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीयरिंग करके ज़्यादा इनकी संख्या को बढ़ाकर जो है वो खेत में छोड़ देना चाहिए, जिससे ये अपने चुन करके जो माहू कीट है उनकी को जो है वो कम कर सकें, उनको खा करके कम कर दें। इसी प्रकार से क्राइसोपाइस स्पीसीज के जो है वो ये भी एफिड लायन को जो है वो कहते हैं। तो ये जो एफिड लायन होते हैं ये भी आपके प्रेडिएटर इंसेक्ट होते हैं, ये भी आपके माहू इंसेक्ट को जो है वो खा करके इनकी संख्या को जो है वो नियंत्रित कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके सिरफिड होते हैं, सिरफिड के जो मैंगट्स होते हैं वो भी इनकी संख्या को जो है खा करके जो है वो नष्ट कर देते हैं। ये कई प्रकार के आपके जो है वो नेचुरल एनिमीज़ हैं जिनके द्वारा इन जो एफिड्स होते हैं इनकी संख्या को जो है वो नियंत्रित जो है किया जा सकता है। ये एक प्रकार का जैविक नियंत्रण होता है जिसको हम प्राकृतिक नियंत्रण या आपका भी कहते हैं। तो ये कुछ नेचुरल एनिमीज़ हैं जो इनकी माहू की संख्या को जो है निरंतर जो है वो कम कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के नियंत्रण के उपाय हैं जिनको हमको जो है वो करने से माहू की संख्या जो है वो
नियंत्रित की जा सकती है। अगर माहू कि कीट का हम उचित प्रबंधन करके, अगर सरसों की फसल में जो है वो माहू कीट का उचित प्रबंधन करके कई प्रकार की जो लाभदायक विधियां हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, अगर उसको समय से हम कर करके तो हम माहू के कीट से फसल को जो है वो बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी कीट हो या कोई रोग हो, अगर हम फसल का उचित प्रबंधन करते हैं, उचित मैनेजमेंट करते हैं, उचित देख रेख करते हैं, समय से नियंत्रित करते हैं, समय से फसल का प्रबंधन करते हैं, तो हम हानिकारक कीटों से अपनी फसल को जो है वो बचा सकते हैं और अच्छा मुनाफा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल जो है वो नए टॉपिक के साथ हम आपसे जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।